हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स। आज हम आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 8 पर। हमारा बैलेंस शीट का कोर्स चल रहा है। देखो, जो बैलेंस शीट का कोर्स है इसमें मैं आपको बैलेंस शीट बनाना नहीं सिखा रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊं, नहीं। बैलेंस शीट को तो आपको बना लोगे, आपको पता है एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, आप बैलेंस शीट बना लोगे। बैलेंस शीट को एनालाइज करना आना चाहिए। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आपके पास आए तो आप एनालाइज कर पाएं, पढ़ पाएं कि ये बैलेंस शीट आपको क्या कहानी बता रही है। यही पर्पस है इस बैलेंस शीट कोर्स का। हम आ गए हैं लेक्चर नंबर 8 पर। इससे पहले 7 लेक्चर्स बनाए हैं, सीक्वेंस में जरूर देखना। आप काफ़ी स्किल्स आपके, यानी कि जो एनालिटिकल स्किल्स हैं आपके, वो डेवलप होंगे। आज हम बात करेंगे कैपिटल की और रिजर्व की। ठीक है जी, सीधा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड क्या होता है, इसके नाम में ही पता चल रहा है कि ओनर्स के द्वारा लगाया हुआ फंड बिजनेस में, यानी कि जब बिजनेस के जो ओनर हैं वो अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसको कहा जाता है ओनर्स फंड। और इसी को मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम इसको नेट वर्थ भी कहते हैं। ठीक है जी, एक बात बताओ मेरे को, एक छोटी सी बात ना आपको याद रखनी है, मैंने पहले भी समझाई है, एक बार बस याद रखना है आपको कि किसी भी बिजनेस में जब उसका ओनर जो बिजनेस का मालिक है, जब इस बिजनेस में वो पैसा लगाता है, मनी लगाता है, तो वो क्या बन जाता है, वो पैसा बिजनेस के लिए वो कैपिटल बन जाती है, ठीक है। हम उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस के मालिक ने उसमें पैसा लगाया है बिजनेस में। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है जी। सबसे पहले हमें जानना है कि ये शेयर कैपिटल क्या है। कैपिटल तो हमें पता चल गया क्या है, अब ये शेयर कैपिटल क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस फोटो से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, यह है पब्लिक कंपनी, यह है एक पब्लिक कंपनी। जब इस कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी बैंक के पास जाए या किसी इंस्टीट्यूट के पास जाए लोन लेने के लिए। कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है, वो क्या होता है कि वो अपने कंपनी के जो शेयर्स हैं ना, इनको इशू कर सकती है। कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर्स इशू करेगी, और जो इन्वेस्टर हैं जो इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं वो इस कंपनी के शेयर खरीद लेंगे। अब खरीदेंगे तो इसका मतलब ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो बदले में कंपनी को पैसे देंगे। ठीक है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ने क्या करे, अपने शेयर्स इशू करे। अब इन्वेस्टर्स हैं ना, जो इन्वेस्टर्स कोई भी हो सकता है, जनरल पब्लिक भी हो सकती है, और वो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जिनका काम ही है सेल परचेज करना शेयर्स की। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी के शेयर खरीदते हैं, मगर कंपनी बदले में क्या मांगती है इनसे, इन इन्वेस्टर से कंपनी मांगती है मनी, पैसा। ठीक है जी, तो इन इन्वेस्टर्स ने कंपनी को दिया पैसा। ठीक है जी, तो कंपनी ने बदले में इनको क्या दिया, कंपनी ने, ये जो है ना, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कंपनी ने इन इन्वेस्टर्स को बदले में शेयर्स दिए, शेयर सर्टिफिकेट दिया कि ये लो, आप शेयर्स ले लो बदले में। और इन इन्वेस्टर्स ने कंपनी को क्या दिया, पैसा। कंपनी ने क्या दिया, शेयर्स। तो जो इन्वेस्टर्स हैं ना, जब इनको शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, ये कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। और जैसे ही ये कंपनी के शेयर होल्डर बने तो समझ जाना ये कंपनी के मालिक भी बन गए हैं, कंपनी के ओनर भी बन गए हैं। अगर किसी ने कंपनी के 10% शेयर खरीदे तो वो कंपनी का 10% का मालिक बन जाएगा, 10% का ओनर बन जाएगा। किसी ने सिर्फ 1% शेयर खरीदे तो वो 1% का मालिक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो इन्वेस्टर्स कंपनी को पैसा देते हैं और बदले में उनको शेयर्स मिलते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं, और शेयर होल्डर बन गए तो समझ जाओ वो ऑटोमेटिकली ओनर भी बन गए। जितने परसेंट के उन्होंने शेयर्स खरीदे उतने परसेंट के वो मालिक बन गए कंपनी के। ठीक है जी, और अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने सीखा था जब कंपनी का ओनर, जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो कैपिटल कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी तो सेम हुआ है। जो बिजनेस का ओनर है इसी ने तो पैसे लगाए, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में यानी कंपनी में पैसे लगाए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, इस पैसे को हम क्या बोलेंगे, इस पैसे को हम बोलेंगे
कैपिटल, मगर क्योंकि ये कंपनी का केस है तो इसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, ठीक है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है कि आप अपने शेयर्स को इशू कर लो, ठीक है। शेयर इशू कौन करती है? पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ने शेयर इशू करे तो इसलिए इनके पास क्या है ये, इसलिए हम क्या कहते हैं कैपिटल। इसमें हम सिर्फ कैपिटल नहीं कहते, हम यहां पर कहते हैं कलेक्टिवली बोलते हैं इसको शेयर कैपिटल, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? तो यहां पर अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी रेज्ड बाय कंपनी बाय इशूइंग शेयर। शेयर इशू करे, बदले में उनको क्या हुआ? मनी मिला, मनी रेज कर लिया उन्होंने। इट रिप्रेजेंट्स द परमानेंट फंड्स कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। लास्ट क्लास में मैंने इस लाइन का मतलब बताया था कि एक बार इन्वेस्टर्स है ना, जो इन्वेस्टर्स ने एक बार ही कंपनी में पैसे लगा दिए तो अब कंपनी इनको पूरी लाइफ टाइम में ये पैसा वापस नहीं करेगी। ये पैसा जो है ना अब ये लॉक हो गया है। सिर्फ एक केस में आपको कंपनी पैसा वापस लौटाती है, जब कंपनी को बंद करना हो, वाइंड अप करना हो। एक दो केस और हैं मगर वो अभी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखिएगा। कंपनी को अगर बंद करना है तो इस केस में ही ये जो पैसा लगाया गया ये वापस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, ठीक है जी। अब आप ये पूछ सकते हैं, यहाँ पर एक सवाल आता है कि मान लो इन इन्वेस्टर्स को अपने जो पैसे इन्होंने लगाए थे कंपनी में, इस पैसे की रिक्वायरमेंट है अपनी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में इनको इस पैसों की जरूरत है, मगर अभी मैंने कहा कि कंपनी तो इनको ये पैसा वापस नहीं देगी। तो ये पैसा कैसे मिलेगा इनको वापस? ये क्या करेंगे इन्वेस्टर, ये जो पैसे लगाए थे ना इन्होंने कंपनी में, ये ओपन मार्केट में जाएंगे और अपने जो शेयर्स हैं ये बेच देंगे किसी दूसरे इन्वेस्टर को, ठीक है। ओपन मार्केट क्या होती है? जिसको आप स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। तो स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स किसी दूसरे इन्वेस्टर को दे देंगे। फिर होगा क्या? इन शेयर होल्डर्स का नाम कंपनी के शेयर होल्डर की जो रजिस्टर है उसमें से हट जाएगा। जिन्होंने वो शेयर्स खरीदे हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। अब वो इस कंपनी के ओनर बन जाएंगे, ठीक है। तो कंपनी डायरेक्ट नहीं देती है कभी भी पैसा वापस, ठीक है जी। तो इस लाइन का यही मतलब था, ठीक है जी। तो शेयर कैपिटल को समझना कुछ मुश्किल नहीं था, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये जो मेरी पीडीएफ है ये मैं अपने जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है ना, इस पर मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है जी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा शेयर कैपिटल क्या है। अब आते हैं थोड़ा रिजर्व की तरफ। जो मैं समझाना चाहता हूँ ना वो है मेन रिजर्व, कि रिजर्व क्या होते हैं। रिजर्व्स के लिए भी चलो सीधा डायरेक्ट आते हैं, सीधा एक इमेज की तरफ। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, जो आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है। ये है एक बिजनेसमैन, ठीक है जी। ये है एक बिजनेसमैन। इसने क्या करा? इसने अपना व्यापार शुरू करा, यानी कि बिजनेस शुरू करा, ठीक है जी। अब इस बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसको कौन बेयर करेगा? अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेसमैन को मिलेगा, है ना। अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेसमैन को मिलेगा, और अगर लॉस हुआ तो ये लॉस भी कौन बेयर करेगा? बिजनेसमैन ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस किसका है? इस बिजनेसमैन का। ये स्टार्ट किसने करा था? बिजनेसमैन ने, ठीक है जी। अब ये भी तो हो सकता है, मैं सीधा एग्जांपल ले लेता हूँ एक, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो ये जो बिजनेसमैन है ना, इसने जो बिजनेस शुरू करा था, इसमें इसको प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। अब इस 1 लाख रुपए का प्रॉफिट ये क्या कर सकता है? इस 1 लाख के प्रॉफिट में, इस 1 लाख के प्रॉफिट को ये सारा का सारा अपने पास विड्रॉ कर सकता है, या फिर अपनी कैपिटल में ऐड करके कर सकता है, ठीक है जी। या फिर ये ऐसा कर सकता है कि ये 40,000 रुपये का प्रॉफिट इसने विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, और 60,000 रुपये का प्रॉफिट अपने बिजनेस के पास ही रखा, रिटेन कर लिया। ये जो अर्निंग हुई थी इसको इसने रिटेन कर लिया, रिटेन अर्निंग बना दिया। रिटेन अर्निंग क्या होती है ये अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा इस इमेज से। देखिए रिजर्व क्या होते हैं ये हम पहले बाद में समझेंगे, पहले इस तरफ आओ। देखिए सिचुएशन क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, ये कंपनी है, इसने अपने बिजनेस से प्रॉफिट कमाया। फिर क्या होगा, कंपनी कुछ प्रॉफिट ओनर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है। देखिए जैसे जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो मैंने क्या बताया था कि उसके प्रॉफिट पर उसका हक होता है, ठीक है। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी क्या करती है, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना तो वो अपने शेयर होल्डर्स में, यानी कि जिन्होंने इन्वेस्ट करा था, जिन्होंने शेयर कैपिटल लगाया बिजनेस में, उनको ये प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में देती है, ठीक है। बात वही है कि प्रॉफिट बांट दिया शेयर होल्डर्स में, मगर नाम अलग हो गया। यहाँ पर नाम क्या है, डिविडेंड दे दिया। डिविडेंड देने का मतलब प्रॉफिट दे दिया, ठीक है जी। तो कंपनी कुछ प्रॉफिट ओनर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है। यहाँ पर क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है ना उसमें से कुछ हिस्सा क्या करा, डिविडेंड के रूप में दे दिया शेयर होल्डर्स को। फिर क्या हुआ, जो प्रॉफिट बचता है वो रिटेन अर्निंग बन जाता है, ठीक है। जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग बन जाता है। कैसे बन जाता है, अभी तो आपने कहा कि हमने प्रॉफिट दे दिया, तो फिर कैसे बच गया, वही एग्जांपल जो मैंने दिया था, 1 लाख रुपए, 40,000 रुपये। मान लो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था कंपनी को, इसमें से 40,000 रुपये का डिविडेंड दे दिया। ये क्या है, डिविडेंड दे दिया। बचे कितने, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये को हम क्या बोलेंगे, रिटेन अर्निंग। ये हो गया रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब रिटेन कर लिया, प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, उसमें से 40,000 रुपये बांट दिए, बाकी के 60,000 रुपये को रिटेन कर लिया। बाकी की जो अर्निंग हुई है 60,000 रुपये की, उसको रिटेन कर लिया, इसीलिए हमने इसको नाम दिया रिटेन अर्निंग। रोक लिया। अब आप बोलोगे पैसा रोकने का मतलब क्या हुआ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ तो उसको रोका क्यों, कुछ कारण तो होगा ना, वही कारण हमको समझना है। अब हुआ क्या, रिटेन अर्निंग हमने बना लिया, पैसे को रोक लिया, फिर हुआ क्या, फिर अगला स्टेप ये हुआ, कंपनी ने क्या करा, कंपनी फ्यूचर के रिस्क या एक्सपेंशन के लिए इसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल देती है। किसमें से, ये जो रिटेन अर्निंग करी है ना, इसमें से कुछ हिस्सा रिजर्व्स में डाल देती है। क्यों डाल देती है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ रिस्क हो सकते हैं, या फिर फ्यूचर में बिजनेस को बढ़ाया जाए, एक्सपेंशन किया जाए बिजनेस का, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो हम उस पैसे को रिजर्व में डाल देते हैं। देखो हुआ क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं इसमें, 60,000 रुपये की रिटेन अर्निंग थी। इस 60,000 रुपये में से बिजनेस ने क्या करा, मान लो इस 60,000 रुपये में से 30,000 रुपये का रिजर्व बना दिया। अब कितने रुपए की रह गई रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग रह गई 30,000 रुपये की। 30,000 रुपये का रिजर्व बना दिया। रिजर्व क्यों बनाया सर, इसलिए बनाया जैसे हम भी करते हैं ना, घरों में अपनी गुल्लक बना के रखते हैं कि भाई फ्यूचर में हमें कुछ चीज़ खरीदनी है, मान लो मेरे को कुछ मोबाइल खरीदना है या लैपटॉप खरीदना है, तो एक गुल्लक खरीद ली मैंने, उस गुल्लक में पैसे जोड़ता जाऊँगा और एक दिन जब मुझे लगेगा कि सफिशिएंट पैसा हो गया होगा तो मैं गुल्लक फोड़ के उसमें से अपना मोबाइल या लैपटॉप खरीद लूँगा। सिमिलरली बिजनेस भी क्या करती है, रिजर्व बनाती है। ये क्या, बिजनेस की एक गुल्लक है, इसमें क्या करते हैं, ये रिजर्व में पैसा जोड़ते रहते हैं। क्यों जोड़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया फ्यूचर में कोई रिस्क हो सकता है, बिजनेस के ऊपर कोई कोर्ट केस हो गया, किसी ने केस कर दिया, या फिर उसमें पैसों की ज़रूरत पड़ गई, या फिर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई बिल्डिंग खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, मशीन पर बड़ा खर्चा करना है रिपेयरिंग का। तो किसी भी तरीके से बिजनेस को हो सकता है फ्यूचर में पैसों की ज़रूरत पड़े एक्सपेंशन में, या फिर कोई बिजनेस के ऊपर कोई अनहोनी घटना हो जाए, उससे बचने के लिए हम पहले से ही एक गुल्लक बना लेते हैं जिसका नाम है रिजर्व, ठीक है। तो ये जो रिजर्व है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये जो 30,000 रुपये आए हैं ये कहाँ से आए हैं, इस पर फोकस करना है आपको, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। 30,000 रुपये आए कहाँ से हैं, ये 30,000 रुपये आए हैं रिटेन अर्निंग से, ठीक है जी। अब ये रिटेन अर्निंग कहाँ से आया है, रिटेन अर्निंग आया है बिजनेस के प्रॉफिट से। तो अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता तो क्या रिटेन अर्निंग होती, नहीं होती।
तब रिजर्व भी नहीं बना पाते। और ये जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, ये जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, इस पर किसका हक है? अभी मैंने बताया था बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो, बिजनेस के मालिक का उस पर क्लेम होता है। ठीक है जी। तो ये जो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो इस 1 लाख रुपए पर किसका क्लेम था? शेयर होल्डर्स का, जिन्होंने कंपनी में शेयर कैपिटल लगाया, जो बिजनेस के ओनर थे, कंपनी के ओनर थे, उनका हक हुआ ना। कंपनी के केस में तो ओनर कौन होता है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यही हमने सीखा था अभी। तो इस प्रॉफिट पर, इस 1 लाख पर कंपनी के ओनर्स का मतलब शेयर होल्डर्स का हक था। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ 40,000 रुपये तो चलो डिविडेंड के रूप में दे दिए थे शेयर होल्डर्स को। इसका मतलब ये हुआ ये जो 60,000 रुपये हैं, जो 60,000 रुपये की रिटेन अर्निंग है, इस पर भी क्लेम किसका हुआ? इस पर भी तो शेयर होल्डर्स हैं जो बिजनेस के, कंपनी के, उन्हीं का हक होगा ना। जब 1 लाख पर हक है शेयर होल्डर्स का, तो ये जो 60,000 है ये भी तो इस 1 लाख का ही हिस्सा है, तो इस पर भी शेयर होल्डर्स का हक है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ जो 30,000 रुपये का रिजर्व बनाया है, इस पर भी क्लेम किसका है? शेयर होल्डर्स का। इस पर भी किसका हक है? शेयर होल्डर्स का। इसको मैंने कहा था ना, इसके बैकग्राउंड पे जाओ तब अच्छे से समझ में आएगा। ये जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये कंपनी को हुआ है, इस पर हक है कंपनी के शेयर होल्डर्स का। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के मालिक होते हैं। ठीक है जी। अब मालिकों ने डिसाइड करा कि भाई 60,000 रुपये का डिविडेंड दे दो, बाकी के 40,000 का डिविडेंड दे दो, बाकी के 60,000 रुपये की रिटेन अर्निंग बना लो। ठीक है जी। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? कंपनी ने सिर्फ पैसे को रोका ही तो है, कहीं खर्च थोड़ी कर दिया। तो पैसे को रोक लिया है, तब भी इस पर शेयर होल्डर्स का हक है। अब इस रोके हुए पैसे में से 30,000 रुपये का रिजर्व बना लिया कि भाई फ्यूचर में कभी काम आ जाएगा तो यूज़ कर लेंगे। लेकिन जब तक ये यूज़ नहीं हो जाएगा, तब तक भी तो ये शेयर होल्डर्स का ही हक रहेगा इस पैसे पर। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको अब यहाँ पर काम आएगी। रिजर्व का पर्पस, रिजर्व बना लिया, ये तो आपको पता चल गया। पर्पस भी आपको मैंने बता दिया कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हो सकती है ना, कि कुछ घटना हो सकती है, अनहोनी हो सकती है, उसमें जो रिस्क है उसको बचाने के लिए, उसको उससे सेफ होने के लिए हमें गुल्लक बना देते हैं जिसका नाम है रिजर्व। उसमें पैसे जोड़ते जाते हैं। या फिर बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है बिजनेस को, है ना, तो भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने उस रिजर्व का पैसा यूज़ करते हैं। या फिर बिजनेस को फ्यूचर में अगर मान लो कोई लॉस हो गया, कोई इमरजेंसी पड़ गई, ऐसी सिचुएशन आ गई कि जिसमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो खतरे में आ रही है, तो उसमें हम गुल्लक के पैसे को यूज़ कर लेंगे, यानी कि रिजर्व के पैसे को यूज़ कर लेंगे। या फिर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग बनाता है। देखिए, रिजर्व जितना बढ़ता जाएगा ना, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन वो स्ट्रांग होती जाएगी। ये कैसे होगी मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है जी। अब आपके पास गुल्लक में काफ़ी सारा पैसा है, मान लो आपके पास रिजर्व में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अच्छा खासा पैसा है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा जो क्रेडिटर्स हैं उनका ट्रस्ट आप पर बढ़ेगा। कोई आपको उधार देने में कोताही नहीं करेगा, उसको पता है आपके रिजर्व में, आपके गुल्लक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो आपको वो जो पैसा देना चाहेगा, चाहे वो आपको क्रेडिट पर गुड्स दे या फिर कोई बैंक आपको लोन दे, तो बैंक को भी पता है कि आपके रिजर्व में पैसे हैं, तो आप कोई धोखाधड़ी नहीं करोगे। तो एक तरीके का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जितना अच्छा रिजर्व, जितना ज़्यादा रिजर्व, तो उतना ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। इस लाइन में यही बताया गया है। तो रिजर्व क्या है ये भी आपको समझ में आ गया, कैसे बनाया जाता है ये भी समझ में आ गया। बात आती है कि रिजर्व बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है। देखो, यहाँ पर एक छोटी सी बैलेंस शीट आई थी, शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, टोटल ओनर्स फंड। टोटल ओनर्स फंड, ये लाइन यहाँ पर देखी थी आपने, कहाँ गई वो लाइन? हाँ, ओनर का पैसा और बाहर से लिया हुआ पैसा। अच्छा, तो दूसरा ओनर्स फंड क्या होता है? देखो, ओनर्स फंड जो मैंने कहा था ना, ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड वो वाला सेक्शन है, यानी कि वो पैसा है। इक्विटी क्या है? वो जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया ना, इक्विटी शेयर खरीद कर जो शेयर इशू करे थे, वो इक्विटी शेयर थे, तो इसको हम इक्विटी भी कहते हैं। जो कंपनी ने शेयर इशू करे थे इन्वेस्टर्स को,
उसको हम इक्विटी शेयर कहते हैं, इसलिए इसको यहाँ पर इक्विटी भी लिखा है। और इसी को नेट वर्थ भी कहते हैं, और इसी को हम शेयर होल्डर्स फंड भी कहते हैं। किसको? शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है? इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल कौन लगाता है? जो बिजनेस के इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं। और अभी हमने क्या सीखा कि जो रिजर्व्स है इन पर भी किसका क्लेम होता है? शेयर होल्डर्स का ही होता है। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर्स फंड है इसमें कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों आ जाते हैं। कैपिटल क्या होता है ये हमने सीख लिया, रिजर्व्स क्या होते हैं ये भी हमने सीख लिया, इस पर क्लेम किसका होता है ये भी मैंने आपको सिखा दिया। तो यहां पर इसी की बात हो रही है। रिजर्व का पर्पस क्या है ये तो सीख लिया। रिजर्व बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? अब आप थोड़ा दिमाग लगा के खुद सोचो कि रिजर्व को बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाना चाहिए। अभी यहां पर आप कुछ मत चेक करो, दिमाग से सोचो। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा था, बस उसी को यूज करना है। कैपिटल, अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल क्या होती है? एक तरीके की लायबिलिटी होती है, इसलिए हम उसको लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। शेयर कैपिटल को भी हम लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं क्योंकि वो भी वही चीज़ है, वो भी कैपिटल ही है। तो जो रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स को भी हम लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इस रिजर्व पर भी किसका क्लेम होता है? शेयर होल्डर्स का। और शेयर होल्डर्स क्या है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर आप चेक करेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को अगर आप चेक करेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आई होप आपको याद होगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये हमें क्या सिखाता है कि जो बिजनेस है ये अलग है और जो बिजनेस के ऑनर्स हैं ये अलग हैं। अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये दोनों सेपरेट पर्सन है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो रिजर्व है, अभी हमने क्या सीखा था? जो रिजर्व है इस पर हक होता है, इस पर हक होता है ओनर्स का। जो रिजर्व बनाए गए हैं इस पर हक किसका है? रिजर्व पर वो है ओनर्स का। ठीक है जी। तो जो बिजनेस की बैलेंस शीट बनाई जाएगी, इसलिए हम जो रिजर्व है उसको हम लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे क्योंकि ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। बस इसमें यही सिखाया गया है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, रिजर्व को प्रॉफिट में से बनाते हैं, आपने देख लिया। इसमें यह बताया जा रहा है रिजर्व को लायबिलिटी साइड में क्यों दिखाया जाता है। कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है जी, प्रॉफिट का हकदार या ओनर होता है, डिविडेंड के फॉर्म में उसको प्रॉफिट दे भी दिया जाता है। कंपनी कुछ प्रॉफिट फ्यूचर के लिए साइड में रखती है। कंपनी क्या करती है? रिजर्व बना लेती है कुछ। तो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, 40,000 का प्रॉफिट दे दिया, 60,000 रुपये का जो था रिटेन अर्निंग हुई, उस रिटेन अर्निंग में से कुछ का हमने रिजर्व बना लिया। हमने मतलब कंपनी ने रिजर्व बना लिया। ठीक है जी। क्यों बनाया वो आपको पता ही है, मैंने आपको रीजंस बता दिए फ्यूचर के लिए। ठीक है जी। अब देखो इसमें यह बताया जा रहा है रिजर्व लायबिलिटी साइड पर क्यों आता है। ये कौन है? बिजनेस का ओनर, शेयर होल्डर। ये कौन है? कंपनी। बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, इस पर राइटफुल क्लेम किसका है? इसका। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी ने टेम्पररी प्रॉफिट को रोक लिया, यानी कि इसको डिविडेंड के रूप में नहीं दिया, सारा डिविडेंड नहीं दिया, सिर्फ 40,000 रुपये दिए, 60,000 रुपये रोक लिए। तो कंपनी के पास 60,000 रुपये हैं, तो है किसके? वो इसी के तो हैं। जो कंपनी के पास 60,000 रोक लिए कंपनी ने, उस पर हक भी तो इस ओनर का ही है। तो अगर मैं इसकी लायबिलिटी अगर मैं इस इंसान की शेयर कैपिटल को लायबिलिटी साइड पर लिखता हूं, तो जो इसके पैसों से बना हुआ रिजर्व है उसको भी तो मैं लायबिलिटी साइड पर लिखूंगा ना। क्यों? क्योंकि इस रिजर्व पर भी इसी पर्सन का हक है। ठीक है जी। रिजर्व्स ओनर का क्लेम है कंपनी पर, जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता तब तक ये कंपनी की लायबिलिटी साइड पर आएगा, ना कि एसेट साइड पर। बस वही चीज़ बताइए। मैंने आपको ये चीज़ कि रिजर्व को लायबिलिटी साइड पर क्यों रखा जाता है, मैंने 4-5 बार आपको
दिमाग में आपके डाल दिया अलग अलग तरीके से। ठीक है जी। तो अब आते हैं, इस डेफिनेशन को पढ़ना ज़रूरी है, चाहे इंग्लिश में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती तो वो पैसा रिजर्व में जाता है, मगर याद रखना रिजर्व से पहले वो रिटेन अर्निंग होता है। रिटेन अर्निंग में से हम क्या बनाते हैं, रिजर्व। ठीक है, ये कंपनी के अंदर ही रहता है, यानी कंपनी के पास ही रहता है ये पैसा, और फ्यूचर में काम आता है। जितनी बड़ी रिजर्व उतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको एनालाइज करना है कि मैं इसमें क्या लिखा है कि जितना बड़ा रिजर्व कंपनी के पास, जितने ज़्यादा रिजर्व होंगे उतना ज़्यादा कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। ऐसा क्यों? बचा हुआ पैसा ही तो है वो, प्रॉफिट का पैसा आप जोड़ते जा रहे हो, तो इससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगी, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? इसको आप अपने ऊपर लागू करके देखो। मान लो आपके पास हर साल आप एक गुल्लक बनाते हो, उसमें पैसे जोड़ते जा रहे हो, आप उस पैसे को यूज़ ही नहीं कर रहे हो, आपके पास हो गए 10-20 गुल्लक हो गई हैं और पूरी भरी हुई हैं वो पैसों से, तो आप थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फील करोगे ना कि यार मेरे पास अगर बुरा वक्त भी आया तो मैं इन गुल्लकों का पैसा यूज़ कर लूँगा। सेम चीज़ इस पर आप अप्लाई करके देखो। आप कंपनी पर, कंपनी रिजर्व में पैसा जोड़ती जा रही है। कंपनी को पैसा कहाँ से मिल रहा है? प्रॉफिट से। कंपनी को जब जब प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, थोड़ा डिविडेंड दे देती है शेयर होल्डर्स को, बचा हुआ पैसा अपने पास रख लेती है। तो अगर रिजर्व में अच्छा खासा पैसा है, ठीक ठाक पैसा है, तो कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग मानी जाएगी। इसको थोड़ा और डिटेल में हम अभी देखेंगे। पहले ये समझना जरूरी है रिजर्व क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की, रिजर्व्स के टाइप्स की बात करते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले बात करते हैं जनरल रिजर्व की। जो जनरल रिजर्व है इसकी बात करते हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, रिजर्व के टाइप्स, पहला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में लिखा गया है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि देखो, प्रॉफिट का एक हिस्सा जो फ्यूचर अनसर्टेन यूज़ के लिए रखा जाता है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं, मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि कब यूज़ करना है। यानी कि एक गुल्लक बना ली है जिसका नाम है रिजर्व, उसमें पैसे आप जोड़ते जाते हैं। और ये पैसा कहाँ से आता है? बिजनेस जो प्रॉफिट कमाती है उसी का एक हिस्सा आप क्या कर रहे हो, उसको रिजर्व में डालते जा रहे हो, उस पैसे को रिजर्व में डालते जा रहे हो। और ये कौन डिसाइड करता है? ऑब्वियस ही बात है, जो बिजनेस के करता धरता है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट है, वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्रॉफिट डालना है रिजर्व में, और ये प्रॉफिट का जो हिस्सा है जिसका नाम रिजर्व है, इसको कब यूज़ करना है। ये कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट। ठीक है, कपूर स्टील्स ने 2024 में 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और इसमें से 50,000 रुपये का जनरल रिजर्व में डाल दिया। 2 लाख का प्रॉफिट था, 50,000 रुपये जनरल रिजर्व में डाल दिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में पैंडेमिक आया और इस रिजर्व से सैलरी दी गई। 2025 में भी, चलो 2025 में इसमें लिखा है कि कोई पैंडेमिक आया, तो पैंडेमिक आया तो बिजनेस के पास पैसे शायद नहीं होंगे, तो ये जो 50,000 रुपये जनरल रिजर्व में डाले थे, इस 50,000 रुपये की मदद से जो सैलरीज दी गई हैं एम्प्लॉयज़ को, वो इस जनरल रिजर्व के पैसे से दी गए हैं। तो जनरल रिजर्व का ना कोई पर्पस नहीं होता, इसका नाम क्या है? जनरल रिजर्व। कहीं भी यूज़ किया जा सकता है इसको। ठीक है, तो अब आते हैं कैपिटल रिजर्व में। ये थोड़ा डिफरेंट होता है। कैपिटल रिजर्व है ना, जो वो कैपिटल प्रॉफिट से बनता है, नॉट फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस। ये किसी नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं। नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है? जो बिजनेस का मेन व्यापार है, मुख्य व्यापार है ना, जो मेन बिजनेस है, उससे कमाई होने वाली, जो उससे प्रॉफिट होगा, उसको तो हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल ऑपरेशन से जो कमाया गया। अगर आप फर्नीचर बनाते हैं, आपका बिजनेस है फर्नीचर बनाने का, फर्नीचर को बेचकर, फर्नीचर को सेल कर कर जो आपकी कमाई होगी, उसमें जो आपका प्रॉफिट निकलेगा, उसको कहा जाएगा नॉर्मल ऑपरेशन से होने वाला प्रॉफिट।
ठीक है जी। मगर जो कैपिटल रिजर्व है ना, ये कैपिटल रिजर्व इस नॉर्मल प्रॉफिट से नहीं बनाया जाता। नॉर्मल प्रॉफिट से क्या बनाया जाता है? जनरल रिजर्व। अब बात आती है तो फिर जो कैपिटल रिजर्व है ये कौन से प्रॉफिट से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है जो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, जो नॉर्मल ऑपरेशन से नहीं आता। ठीक है, मान लो बिजनेस है आपका फर्नीचर बनाने का, आपके पास कोई एक पुरानी मशीन पड़ी हुई थी बिजनेस के पास, आपने उस मशीन को बेच दिया। अब बेचने पर आपको पता चला कि आपको तो प्रॉफिट हुआ है उससे अच्छा खासा। ठीक है, तो वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट थोड़ी कहलाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट कौन सा वाला होता? जब आप अपना मुख्य व्यापार से कमाते, यानी कि फर्नीचर बेच के जो प्रॉफिट कमाते, वो आपके लिए क्या होता? वो होता आपके लिए नॉर्मल प्रॉफिट। मगर मशीन को बेचकर जो आपको प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से अगर आप कोई रिजर्व बना रहे हैं तो उसको आप कहेंगे कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और कैपिटल रिजर्व में से कभी भी आप डिविडेंड पे नहीं करेंगे। शेयर होल्डर्स को आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं कैपिटल रिजर्व में से, नहीं सॉरी, ये जो प्रॉफिट कमाते हैं ना, जो नॉन ऑपरेशनल इनकम से प्रॉफिट निकलता है, उसमें से आप कभी भी डिविडेंड पे नहीं करते हैं। यानी कि कैपिटल प्रॉफिट में, कैपिटल प्रॉफिट जो होता है बिजनेस को, उसमें से कभी भी आप डिविडेंड पे नहीं करते हैं। शर्मा लिमिटेड ने पुरानी फैक्ट्री 1 करोड़ में खरीदी थी और इसको 1.8 करोड़ में बेच दिया, यानी कि 80 लाख रुपए का कैपिटल प्रॉफिट हुआ। अब उस कैपिटल प्रॉफिट में से क्या करा? इन्होंने रिजर्व बना लिया 80 लाख रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट होगा तभी तो रिजर्व बनाओगे, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कहाँ से आप रिजर्व बना लोगे? तो 80 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, उस 80 लाख रुपए में से इन्होंने कैपिटल रिजर्व बना लिया 80 लाख रुपए का। ये पैसा नॉर्मल बिजनेस इनकम का नहीं है, इसलिए इसको अलग रखा जाता है। नेक्स्ट टाइप है रिजर्व का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ये आपने बहुत बार देखा होगा, क्लास 12th में आपके सामने बहुत बार आया होगा। इसको पहचानना बहुत आसान है। अगर मान लो 10 रुपये का एक शेयर था, कंपनी ने उसको 12 रुपये में इशू करा, तो ये जो 2 रुपये एक्स्ट्रा लिए हैं ये किसके हैं? ये हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी ने मांगा 2 रुपये का। इसी को क्या कहा जाएगा? अगर इसी 2 रुपये को अगर हम रिजर्व में डाल दें तो ये क्या कहलाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, है ना। 50 रुपये का शेयर था और इसको 55 में इशू करा, तो जो 5 रुपये कमाए एक्स्ट्रा, इसको हमने बना दिया इसका रिजर्व, 5 रुपये का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, जब कंपनी शेयर्स वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर इशू करे एक्स्ट्रा अमाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाता है। वही बात आ गई ना, अगर 100 रुपये का शेयर था और आपने इसको 110 में इशू कर दिया, तो जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जाएंगे। तो ये एग्जांपल आप खुद पढ़ लेना। अगला है रिटेन अर्निंग, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी बोलते हैं। रिटेन अर्निंग क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, सारे सालों का एक्यूमुलेटेड नेट प्रॉफिट जो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये बैलेंस शीट ये प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो ये ईयर नंबर 1 है, कंपनी ने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 40 हज़ार रुपये का डिविडेंड बांट दिया, 60 हज़ार रुपये का रिटेन अर्निंग, 60 हज़ार रुपये का रिटेन अर्निंग। ठीक है, ये ईयर नंबर 2, यहाँ पर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ बिजनेस को, बिजनेस ने 1,50,000 का डिविडेंड बांट दिया, 50 हज़ार रुपये का रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, ये हो गया ईयर नंबर 3। कंपनी ने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, जिसमें से 1.5 लाख रुपए का डिविडेंड दे दिया और 1.5 लाख रुपए का रिटेन अर्निंग। तो ये 3 साल की कहानी है, मगर जो टोटल रिटेन अर्निंग हुआ वो कितना हो गया? टोटल रिटेन अर्निंग हो गया। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या है? बिजनेस ने पैसा रोक लिया, अपने पास रखा हुआ है प्रॉफिट का हिस्सा। पहले साल का 60 हज़ार, दूसरे साल का 50 हज़ार और तीसरे साल का 1.5 लाख। कितना हो गया ये? 2,60,000 रुपये। रिटेन अर्निंग, टोटल रिटेन अर्निंग हो गया 2,60,000 रुपये।
ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है, सारे सालों का अक्यूमुलेटेड नेट प्रॉफिट जो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। ठीक है, ये 60,000 रुपये जो डिविडेंड पे करने के बाद बचा, जो डिविडेंड के रूप में नहीं दिया गया, वो 60,000 रुपये क्या, रिटेन अर्निंग। अगले साल 50,000, उसके अगले साल 1.5 लाख, इसी की बात करी जा रही है। जो डिविडेंड के रूप में नहीं दिया गया वो क्या कहलाएगा, रिटेन अर्निंग। अब इस रिटेन अर्निंग से, अब आप इस रिटेन अर्निंग से क्या बनाते हो, इस रिटेन अर्निंग से ही आप क्या बनाते हो, रिजर्व। अगर मैनेजमेंट चाहे तो इससे रिजर्व बना सकता है। और रिजर्व के कितने टाइप्स हैं वो हमने देख लिए। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, देखो कंपनी को जब गुड ईयर्स होते हैं, जब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी क्या करती है, एक अलग से रिजर्व बना लेती है जिसका नाम है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। ठीक है, फिर जब बिजनेस के अच्छे दिन चल रहे थे, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, तो कंपनी ने क्या करा, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, साइड बाय साइड एक रिजर्व बना लिया जिसका नाम है डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इसमें पैसे जोड़ते गए, इसमें पैसे जोड़ते गए। और जब कंपनी के बुरे दिन आए, यानी कि जब बहुत कम प्रॉफिट हुआ या फिर बिजनेस को लॉस चल रहा था, कंपनी को लॉस हुआ, तो इस पैसे का यूज़ कर कर, यानी कि इस रिजर्व का यूज़ कर कर बिजनेस ने, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। ठीक है, तो ये इसी की बात करी जा रही है। ये जो रिजर्व बनाया गया है, ये तब बनाया जाता है जब बिजनेस के पास अच्छा खासा प्रॉफिट हो। तो कंपनी ने क्या करा, एक रिजर्व बना लिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। और ये रिजर्व तब यूज़ किया जाता है जब कंपनी के बुरे दिन होते हैं, या तो कंपनी लॉस में है या फिर बहुत कम प्रॉफिट है। तो मार्केट में क्या दिखता है कि कंपनी को लॉस हो रहा है मगर उसके शेयर होल्डर्स फिर भी मज़े में हैं, शेयर होल्डर्स को फिर भी डिविडेंड मिल रहा है भले ही कंपनी लॉस में है। ये कब पॉसिबल हुआ, जब आपने अपने अच्छे दिनों में, जब आपके पास पैसा अच्छा आ रहा था, आपने सेविंग्स करी अपने शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, तो इस बात, तो इसमें आप यही पढ़ लेना, यही बताया गया। सेम चीज़ है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR भी बोलते हैं। और ये मैंडेटरी नेचर का होता है, ये मैंडेटरी होता है। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व में कहीं नहीं लिखा था कि ये मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी बनाना ही है, ये रिज़र्व बनाना ज़रूरी ही है, ऐसा कहीं नहीं लिखा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ेंगे कहीं नहीं लिखा। मगर DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये मैंडेटरी नेचर का होता है। अगर कंपनी ने पैसे रेस करने के लिए, मनी रेस करने के लिए डिबेंचर्स इशू करे, तो कंपनी को DRR, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। यानी कि अपने प्रॉफिट का हिस्सा हर साल इस रिजर्व में डालना ही पड़ेगा, ताकि ये जो डिबेंचर का पैसा आपने उधार पर लिया है पब्लिक से, वो पैसा आप इस रिजर्व से वापस कर सकें। तो ये मैंडेटरी गुल्लक है। अगर डिबेंचर इशू करे तो ये गुल्लक तो आपको बनानी ही पड़ेगी, DRR नाम की। ठीक है जी, अब यहाँ तक आ गए हैं तो आप देखो, ये है मेरा एक पेड कोर्स है, सिर्फ 550 रुपये का। इसमें मैंने यहाँ पर लिखा तो हुआ है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, मगर ये आपको एडवांस तक लेके जाएगा, बेसिक टू एडवांस। पूरा 0 लेवल से शुरू करा है कि आपको कुछ नहीं आता ये समझ के ये कोर्स बनाया गया है, पूरा शून्य से। और लाइफ टाइम एक्सेस इसमें दी गई है। तो अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, है ना, छोटी छोटी बातें भी, तो ये कोर्स आप ले सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल बातें करते हैं। थोड़ी रिटेन अर्निंग क्या होती है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, बचा हुआ पैसा, प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, रिटेन अर्निंग रिप्रेजेंट्स द क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। क्यूमुलेटिव क्यों है वो आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। मैंने इसको क्यूमुलेटिव क्यों कहा, ये 2,60,000 क्या था, क्यूमुलेटिव था ना, 60,000 पहले साल का, 50,000 दूसरे साल का, 1.5 लाख दूसरे साल का। तो इनको जब हमने जोड़ा तो ये क्यूमुलेटिव बन गया, जोड़ते ही पिछले सालों को जब हमने जोड़ दिया। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर भी क्या बोला, क्यूमुलेटिव नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी दैट हैव बीन केप्ट विद इन द बिजनेस, जिसको आपने बिजनेस में ही रखा हुआ है, जिसको आपने डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा, इसको डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा।
दे अपीयर अंडर रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑन द बैलेंस शीट। रिजर्व एंड सरप्लस में हम दिखाते हैं इसको बैलेंस शीट में। एंड ग्रो ईयर ओवर ईयर, ठीक है ना। जैसे जैसे आप प्रॉफिट कमाते जाएंगे, इसको रिटेन करते जाएंगे, तो ये रिटेन अर्निंग आपकी बढ़ती जाएगी, ग्रो होती जाएगी। ये एक एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। ये 2021 में बिजनेस को नेट प्रॉफिट हुआ 8 लाख रुपए का, जिसमें से डिविडेंड दिया 2 लाख रुपए का, यानी कि 6 लाख रुपए का इन्होंने रिटेन अर्निंग कर लिया, यानी कि 6 लाख रुपए बचा लिए। तो बिजनेस के पास रिटेन अर्निंग कितनी हो गई? बिजनेस के पास रिटेन अर्निंग हो गई 6 लाख रुपए की, ठीक है। अगले साल 12 लाख का प्रॉफिट हुआ, एक सेकेंड, अगले साल 12 लाख का प्रॉफिट हुआ, 3 लाख का डिविडेंड दे दिया, बचे 9 लाख रुपए, ठीक है। पहले के 6 लाख थे, इस बार 9 लाख हो रहा आ गया, तो टोटल 15 लाख का रिटेन अर्निंग हो गया, बिल्कुल। अगले साल क्या हुआ? 5 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट था, 1 लाख का डिविडेंड बांट दिया, बचे 4 लाख रुपए। इस साल के 4 लाख, पहले के 15 हो गए 19 लाख का रिटेन अर्निंग हो गया। ऐसे ही टोटल मिला के देखा जाए 29 लाख रुपए का रिटेन अर्निंग हो गया। कितने सालों में? 4 सालों में। 4 सालों में बिजनेस के पास 29 लाख का रिटेन अर्निंग हो गया। किसी कंपनी के पास 29 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं रिटेन अर्निंग के नाम के, तो आप उसको कहोगे ना कि हाँ भाई फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी है। ऊपर टेबल देखे तो ये आप पढ़ लेना, ये वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है। रिटेन अर्निंग बताती क्या है, यही तो आपको जानना है ना कि रिटेन अर्निंग क्या है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं। 5 पावरफुल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, यानी कि ये आपको क्या क्या बताती है रिटेन अर्निंग। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हिस्ट्री, अगर कंपनी लगातार, कंपनी का रिटेन अर्निंग, आप किसी की बैलेंस शीट देख रहे हो, पिछली 3 साल की बैलेंस शीट देखी किसी कंपनी की, आपने किसी कंपनी की पिछले 3 सालों की बैलेंस शीट आपने देखी और आप देख रहे हो कि रिटेन अर्निंग बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपनी प्रॉफिटेबल है। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो रिटेन अर्निंग बचेगी, तभी तो रिटेन अर्निंग में पैसे जोड़ पाओगे आप। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर रिटेन अर्निंग बढ़ती जा रही है इसका मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी है भाई, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अगर रिटेन अर्निंग बार बार बढ़ रही है तो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा रही है। अगर प्रॉफिट सब डिविडेंड में जाए या लॉस हुए तो, अगर फ्लैट है, यानी कि बढ़ नहीं रहा, फ्लैट है, इसका मतलब आप सारा का सारा जो भी प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में बांट देते हो। आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, पूरा 1 लाख रुपए आपने डिविडेंड के रूप में बांट दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास रिटेन अर्निंग है ही नहीं, आप पैसा जोड़ नहीं रहे, ठीक है। अगर रिटेन अर्निंग बढ़ रही है इसका मतलब आपका प्रॉफिट होता है, आप थोड़ा पैसा डिविडेंड में देते हो और थोड़ा रिटेन अर्निंग में जोड़ लेते हो, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट जो हमें बताती है रिटेन अर्निंग वो ये, थोड़ा डिविडेंड पॉलिसी के बारे में भी पता चल जाता है। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है वर्सेस कितना रिटेन कर रही है। कंपनी को 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, या आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, आपको पता चल गया कि पिछले साल इनको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है जी। फिर आपने देखा इनकी जो रिटेन अर्निंग है वो है 60,000 रुपये, 60,000 रुपये। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, तो इसका मतलब इन्होंने 40,000 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया, इन्होंने 40,000 रुपये का। तो रिटेन अर्निंग देखकर आप इनकी डिविडेंड पॉलिसी भी चेक कर सकते हो, कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है वर्सेस कितना रिटेन कर रही है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ग्रोथ कंपनीज ज़्यादा रिटेन करती हैं और मैच्योर कंपनी ज़्यादा डिविडेंड देती हैं। जो कंपनी ग्रो कर रही होती है ना, अभी ग्रो हुई नहीं है, ग्रो कर रही है, साफ दिख रहा है कि ये ग्रो कर रही है, तो वो कंपनीज क्या करती हैं? वो अपने पास पैसा ज़्यादा रखती हैं, रिटेन कर लेती हैं। जब प्रॉफिट होता है वो रख लेती हैं, प्रॉफिट हुआ रख लिया। मगर जो मैच्योर कंपनी है, 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी, 30 साल पुरानी कंपनीज हैं, वो मैच्योर हो गई हैं, वो अपनी पीक पर आ चुकी हैं। वो क्या करती हैं?
वो डिविडेंड ज़्यादा देती हैं, वो रिटेन कम करती हैं। ठीक है, इन्फोसिस एक क्या है, मैच्योर कंपनी है। इनकी जो डिविडेंड रेशियो रहता है ना, इनका ज़्यादा रहता है, डिविडेंड ज़्यादा पे करते हैं, रिटेन कम करते हैं। अब जबकि जोमेटो की बात करें आप, तो ये अभी ग्रो कर रही है, अभी ग्रो पूरी तरीके से उन्होंने अचीव नहीं करी है, ग्रोइंग कंपनी है। तो इनके डिविडेंड नहीं देते, मगर ये क्या करते हैं, पैसे को रिटेन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से एक्सपेंड कर सकें। ठीक है, तो जो इनके अभी शेयर होल्डर्स होंगे जोमेटो के, फ्यूचर में इनको काफ़ी अच्छा इसका फ़ायदा होगा जब ये अपनी मैच्योरिटी पे पहुंच जाएंगे जोमेटो। ठीक है, अगली बात क्या बताती है हमें, सेल्फ फाइनेंसिंग कैपेसिटी। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, याद है ना, ये हम पढ़ रहे हैं रिटेन अर्निंग की हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है सेल्फ फाइनेंसिंग कैपेसिटी। किसी कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा हो, हर साल रिटेन अर्निंग उन्होंने कर रखी हो, तो आपको पता चल रहा है कि भाई ये बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, इनके पास पैसा रखा हुआ है, इनको कभी बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बैंक से लोन लेने की ज़रूरत भी पड़ी तो बैंक आराम से इनको लोन दे देगा, क्योंकि इनके पास जुड़े हुए पैसे हैं। क्योंकि बैंक को पता है कि भाई ये मेरा पैसा भी दे देंगे, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी दे देंगे, प्लस इंटरेस्ट भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास रिटेन अर्निंग है। ठीक है, तो जितनी बड़ी रिटेन अर्निंग उतना कंपनी अपने ही पैसों से इन्वेस्ट कर सकती है। जितना ज़्यादा पैसा इनके पास होगा रिटेन अर्निंग में, तो इनको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर बिज़नेस को कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर बिज़नेस को कोई बिल्डिंग खरीदनी है, या फिर कोई मशीन खरीदनी है महंगी सी, तो ये अपना पैसा यूज़ करेंगे, रिटेन अर्निंग का पैसा निकाला और ख़रीद लिया, इन्वेस्ट कर दिया, किसी बैंक लोन की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना देती है अगर रिटेन अर्निंग है कंपनी की पिछले काफ़ी सालों से, तो ये हमें ये बताती है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 2022 में अपने ही RE से रिटेन अर्निंग से 18,000 करोड़ का बाय बैक किया था। 18,000 करोड़ रुपए का, कोई लोन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं लिया। रिटेन अर्निंग हमें नेट वर्थ भी बताती है कि नेट वर्थ इनकी स्ट्रॉन्ग है या नहीं। नेट वर्थ क्या होती है, ये हमने देखा था, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड, है ना, ये इसको कहा जाता है, और शेयर कैपिटल। नेट वर्थ क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग। जितना ज़्यादा रिटेन अर्निंग उतना ज़्यादा नेटवर्थ। ज़्यादा नेटवर्थ का मतलब कंपनी को लोन इजीली मिल जाएंगे, क्रेडिटर्स भी ट्रस्ट करेंगे। ठीक है, अगर किसी कंपनी के पास नेटवर्थ, किसी कंपनी की नेटवर्थ बड़ी अच्छी है, नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पैसा जुड़ा हुआ है, कैपिटल का भी और रिजर्व्स का भी, 1,000 करोड़ रुपए रखा हुआ है। ठीक है, अब इस कंपनी को मान लो 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, 2 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, तो क्या कोई बैंक मना करेगा? नहीं। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि इनकी नेटवर्थ अच्छी है, 1,000 करोड़ की है। अगर यही कंपनी किसी बैंक से 2,000 करोड़ का लोन मांगने चली जाए, तो क्या इनको लोन मिलेगा 2,000 करोड़ का? आंसर है नहीं, क्योंकि नेटवर्थ ही जब आपकी 1,000 करोड़ है तो 2,000 करोड़ कैसे लौटाओगे? तो कहाँ से मिल जाएगा लोन? तो नेटवर्थ डिसाइड करती है कि आप कितना क्रेडिट मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है। वार्निंग साइन, वार्निंग साइन क्या है जी? रिटेन अर्निंग के वार्निंग साइन भी हैं कुछ, बिल्कुल है। नेगेटिव रिटेन अर्निंग, अगर आपका जरूरी थोड़ी है कि आपको हर साल प्रॉफिट ही हो जा रहा है, अगर लॉस हो रहा है तो हर साल आपको लॉस हो रहा है तो रिटेन अर्निंग तो होगी नहीं। अगर रिटेन अर्निंग नेगेटिव है मतलब कंपनी सालों से लॉस में है और अब शेयर कैपिटल भी ईट कर रहा है, ये सीरियस वार्निंग सिग्नल है ना। ये तो हमने अज्यूम करा कि आपको हर साल प्रॉफिट हुए जा रहा है और आप उसमें से रिटेन अर्निंग निकाले जा रहे हो, एक्यूमुलेट करे जा रहे हो, इकट्ठा करे जा रहे हो, मगर कंपनी को लॉस भी तो हो सकता है। अब कंपनी को लॉस हो रहा है, एक बात बताओ, नेटवर्थ क्या थी? शेयर कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व्स। ठीक है, ये रिजर्व्स कैसे आ रहे हैं?
ये रिजर्व्स आ रहे हैं जब बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है तो। मगर अगर बिज़नेस को लॉस हो रहा है तो क्या होगा, नेटवर्क आपकी नेटवर्थ माइनस में चली जाएगी ना। मान लो शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए और जो लॉस हैं वो आपके हो गए हैं 2 लाख रुपए के। तो नेटवर्थ कितनी होगी आपकी, नेटवर्थ कितनी हो गई, ये हो गई -1 लाख रुपए। अब आप कह सकते हो ये माइनस में कैसे आ गई नेटवर्थ, यही तो बात सिखानी है आपको। ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये नेगेटिव कैसे हो गई। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा वो ये है कि कंपनीज रिजर्व बनाकर या रिटेन अर्निंग दिखाकर फ्रॉड कैसे कर सकती है और आप उस फ्रॉड को कैसे पकड़ सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है जी। तो क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी 50 मिनट्स तो हो गए। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला होगा इस क्लास में। और जैसे कि मैंने कोर्स के बारे में बताया, कोर्स आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ 550 रुपये का है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।